हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रख करके हम निरंतर आप लोगों के लिए क्लासेस ला रहे हैं। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम केवल और केवल कौन सी क्लास के, क्लास 12 फिजिक्स के। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स के एमपी बोर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर ला रहे हैं। बच्चों, जिन बच्चों को यदि नोट्स लेना है हमारे शिव कोचिंग क्लासेस का, तो मात्र 100 रुपए लगता है। कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा 9685299149। ठीक है बच्चों, ये हम नॉमिनल कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि 100 रुपए में कोई भी बच्चा नोट्स ले सकता है। यार 100 रुपए में कोई भी बच्चा नोट्स ले सकता है। ये सारा मटेरियल कहां से बनेगा? आपके ही सहयोग से तो बनेगा। क्या होता है बच्चों कि जब हम आपके लिए क्लासेस ला रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में भी हमें कुछ ना कुछ काम दूसरे को देना होता है और 2 रुपए की जरूरत होती है बच्चों, इसलिए नॉमिनल कॉस्ट रखा जाता है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वास्तव में जो ले सकते हैं, क्योंकि यार इतना कम में आपको है ना एक कॉपी नहीं मिलती है जितना में अपन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए शुरू करें। आज के क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल महत्वपूर्ण है ना। आप लोग भाई साहब यदि टाइम पास करने के लिए आए हैं तो फिर दिक्कत है। आप लोग आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखोगे। पहला प्रश्न है, यहां पर देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है आपका, किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। बच्चों, जो चालक की धारिता होती है वो किसी भी चालक पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता, इस पर हम आवेश देते हैं बच्चों, तो आवेश कितना धारण कर सकता है वो आपकी क्षमता क्या कहलाती है बच्चों? चालक की धारिता कहलाती है। चाहे वो गोलीय चालक हो, है ना, चाहे बच्चों आपका वो एक चालक तार हो। जैसे ये चालक तार है बच्चों, ये चालक तार है, इस पर भी हम आवेश देते हैं, तो आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो उसकी क्या कहलाती है बच्चों? धारिता कहलाती है। अब बच्चों यहां पर आप देखिएगा, इसका क्वेश्चन और भी पूछता है कि इसका मात्रक लिखिए। क्या मात्रक लिखना है? तो इसका मात्रक जो होता है, आप लोग C बराबर पढ़े हैं Q अपान V। C बराबर Q अपान V। Q का होता है आवेश, आवेश का होता है कूलाम, आवेश का होता है कूलाम, और V मतलब बच्चों विभवांतर, और विभवांतर का होता है वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट। इसकी परिभाषा देखिए, किसी चालक को दिए गए आवेश उसके कार्य चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। इसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है बच्चों, किसी चालक को आवेश देते हैं हम, ठीक है, तो उसके विभव में वृद्धि होती है, उसके विभव में वृद्धि होती है। जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है, यानी Q समानुपाती क्या हो जाता है बच्चों? V। और जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, जिसे ही हम बोलते हैं बच्चों क्या? धारिता बोलते हैं। तो C बराबर जब पक्षांतर करते हैं तो Q अपान V हो जाता है। ठीक है, C बराबर क्या होता है बच्चों? यहां पे मैं फार्मूला लिख देता हूं, Q अपान V। तो यहां से आपका मात्रक आ जाता है बच्चों, आवेश का मात्रक हो जाता है आपका कूलाम, और विभवांतर यानी विभव का जो मात्रक हो जाता है बच्चों क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है बच्चों? वोल्ट। चीजें क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? यानी किसी चालक में जो विभव की जो वृद्धि है, विभव में जो वृद्धि होगा बच्चों वो आवेश पर डिपेंड करेगा, कितना आवेश है। ठीक है, इस आधार पर हम Q समानुपाती V कर देंगे, Q बराबर C बराबर Q अपान V हो जाएगा। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये आप लोग फार्मूला भी लिख सकते हैं, सारा चीज यहां पर लिख दिया जाता है। यहां पर ये जरूर यहां पर आपका गलत है, मैं आपको बता दूं कि C बराबर होता है Q अपान V। ठीक है, टाइप करने में गलती कर देते हैं। धारिता का जो मात्रक है फैरेड भी होता है, ये बहुत मोस्ट है। ठीक है बच्चों, धारिता का मात्रक फैरेड भी होता है, ये फैरेड। ठीक है, कूलाम प्रति वोल्ट तो होगा ही, लेकिन ये सही पद्धति में धारिता का मात्रक फैरेड भी होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। यहां से 2 नंबर में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बच्चों। सॉरी, चलिए, लॉरेंज बल, यहां पे लिखा है लॉरेंज बल किसे कहते हैं? ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो आप ध्यान मत देना। लॉरेंज बल है क्या? जैसे मान लीजिए आपके पास एक चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ये चुंबकीय क्षेत्र हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र बच्चों। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति कर रहा है, आवेश गमन करा दें हम, कोई आवेश गति कर रहा बच्चों जिसका वेग भी है, और यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B है। तो जो आवेश पर लगने वाला बल है बच्चों, यानी Q आवेश है, Q परिमाण का आवेश है, इस पर जो लगने वाला बल है, इस पर जो लगने वाला बल है वो आवेश के वेग के समानुपाती होता है, आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है,
आवेश जिस चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है उसके समानुपाती होता है। और बच्चों यदि हम बात करें कि साइन थीटा यानी कोण के ज्या के, किस कोण से प्रवेश कर रहा, कोण के ज्या के समानुपाती होता है। जब सबको मिलाते हैं बच्चों तो ये F बराबर क्यू वी साइन थीटा आ जाता है। क्या? क्यू वी साइन थीटा आ जाता है। अब यहां पर F बराबर क्यू बाहर ले लेंगे तो ये वी साइन थीटा का मतलब हो जाएगा V क्रॉस B, सदिशों का सदिश गुणनफल। ये आपका हो जाता है लॉरेंज बल। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक प्रकार का बल लगता है, उस बल को हम कहते हैं बच्चों क्या? लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं बच्चों? लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। ये जो फार्मूला लिखा है यहाँ पे E नहीं होना चाहिए, है ना, E नहीं होना चाहिए, V क्रॉस B। दोनों क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक किया है बंदे ने, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग सुधार लेना। F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? F बराबर क्यू वी क्रॉस बी। ओके, हालांकि गूगल वगैरह में ये भी मिल जाता है लेकिन हमें 12th लेवल पे चलना है। तो लॉरेंज बल की डेफिनेशन, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण प्रवेश करता है तो उस पर जो बल लगता है उसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज है। आगे चलते हैं, फार्मूला भी मैंने जनरेट कर दिया, बाकी डिटेल्स यहाँ तो हम सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आए हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है और बढ़िया बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। बाकी आप लोग तैयार करते रहे, इसके पहले भी जो मैंने वीडियोज बनाए वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना बच्चों। चलिए पहला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का मापन चल कुंडली धारा मापी से नहीं किया जा सकता, क्यों? क्या कारण है बताओ? चल कुंडली धारा मापी के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण चक्र औसत मान 0 होता है, अतः प्रत्यावर्ती धारा का चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती। फलस्वरूप चल कुंडली धारा मापी की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा का मापन नहीं किया जा सकता है। कुछ समझ में आया कि जैसे एक पूर्ण चक्र होता है, एक पूर्ण चक्र यहां से यहां तक, तब इसका जो औसत मान है, देखो ना, एक पूर्ण चक्र में, ये पूर्ण चक्र है बच्चों, ठीक है, एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान कितना हो जाता है? एवरेज जो है बच्चों, है ना, कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव नहीं दर्शाता। चुंबकीय प्रभाव न दर्शाने के कारण इसका हम मापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका चल कुंडली धारा मापी है ये चुंबकीय विक्षेप पर आधारित है ना। चुंबकीय विक्षेप यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो तभी तो कुंडली इधर उधर गति करेगा, इधर उधर गमन करेगा, पूरा सिद्धांत बताया हूं, ठीक है। तो ये इसका मेन रीजन है कि भाई प्रत्यावर्ती जो धारा है वो चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, जिसके कारण से चल कुंडली धारा मापी की सहायता से इसका मापन करना संभव नहीं है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रकाश जो है वो निर्वात में गमन कर सकता है, जबकि ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं करते। प्रकाश निर्वात में संचरित हो सकता है किंतु ध्वनि तरंग निर्वात में संचरित नहीं होता, क्यों? क्वेश्चन आप लोग समझना, प्रकाश निर्वात में, यहां पे लिखना चाहिए निर्वात में, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है जबकि ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि बच्चों देखो सिंपल है, प्रकाश जब भी गमन करेगा तो उसे एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश बच्चों माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसे विद्युत चुंबकीय तरंग है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए माध्यम की किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चों जब हम बात करते हैं ध्वनि की, ध्वनि तरंगों की बात करते हैं तो ध्वनि तरंग के लिए बच्चों माध्यम की आवश्यकता होती है। देखो जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अतः प्रकाश निर्वात में संचरित हो जाता है। लेकिन जो ध्वनि तरंग है बच्चों एक यांत्रिक तरंग है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्वनि कौन सी तरंग है? तो यांत्रिक तरंग है। नोट कर लेना, प्रकाश कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि यांत्रिक तरंग है। देखिए बच्चों प्रकाश जो गमन करता है वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव के गुण के आधार पर है। तो विद्युत चुंबकीय जो आपका तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में गमन कर सकता है, माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यांत्रिक तरंग निर्वात में गमन नहीं करता, क्यों? क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी कारण से ध्वनि जो तरंग है बच्चों वो निर्वात में गमन नहीं कर सकता है ना, यानी केवल और केवल माध्यम में ही गमन करेगा। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, VVI क्वेश्चन, जब 2 या 2 से अधिक तरंगे माध्यम के किसी एक बिंदु पर पहुंचती है तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। खत्म। कहने का तात्पर्य है कि जब तरंगे चल रही हैं, है ना, तरंगे चल रही हैं बच्चों, एक तरंग कुछ इस प्रकार से चल रहा है, दूसरा तरंग भी कुछ इस प्रकार से चल रहा है,
तीसरा तरंग भी कुछ इस प्रकार चल रहा है। तो जो परिणामी विस्थापन होगा इन तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएगा बच्चों, सदिश योग के बराबर होगा। बस खत्म, है ना। विस्थापन तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत यही है बच्चों कि जब दो या दो से अधिक तरंगे, है ना, माध्यम में गति कर रही, गमन कर रही हैं, एक बिंदु पर पहुंचती हैं तो परिणामी विस्थापन, अब एक बिंदु का मतलब यहां पर पहुंचेगी, दो तरंगे मिल गई, एक इस तरीके से कंपन करती हुई आ गई, एक यहां से कंपन करते हुए यहां पे, तो यहां पे दो तरंगे मिल गई। हो सकता है वो संपोषी मिल जाए, हो सकता है ना, विनाशी हो जाए, मतलब एक दूसरे से मिल जाए, अलग हो जाए। ये सब व्यतिकरण में आप लोगों ने पढ़ा है अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर। तो जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी बिंदु पर पहुंचती है तो परिणामी जो विस्थापन उनके सदिश योग के बराबर होता है। बस ये VVI क्वेश्चन है, लेकिन उतना हम अब समय नहीं देंगे बच्चों। प्रकाश विद्युत सेल के कोई दो उपयोग, ये प्रकाश विद्युत सेल सिलेबस से हट गया है, लेकिन जब प्रकाश विद्युत प्रभाव आता है तब उसका अनुप्रयोग पूछ देता है। एमपी बोर्ड है ना, एमपी बोर्ड है। देखो भाई मैं क्या कहना चाहता हूं कि प्रकाश विद्युत सेल सिलेबस से हट गया है, लेकिन जब बात आ जाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसमें आपका प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग पूछ देता है। प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग हम कहां करते हैं बच्चों? सिनेमा घरों में ध्वनि उत्पादन करने के लिए, टेलीविजन में करते हैं। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। स्वचालित लाइटें प्रकाश विद्युत सेल द्वारा स्वचालित रूप में रात के समय चल जाती है, इस दिन में बुझ जाती है। तो मतलब जो ये आपका प्रकाश विद्युत सेल है, जैसे लाइट पड़ता है बच्चों दिन के समय में तो प्रकाश किरण उत्सर्जित होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। ये सब प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश किरण आपतित हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ पहुंची, सिग्नल मिल गया, तो भाई वहां से क्रिया शुरू हो जाती है। स्वचालित है, ऑटोमेटिक ये चलता रहता है। ठीक है, चलिए, तो इस आधार पर है प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग कई तरीके से करते हैं, सिनेमा घरों में, अंतरिक्ष यात्री में, है ना, और स्वचालित रूप में जैसे स्वचालित लाइटें जो हैं उनके लिए करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूं, प्रकाश विद्युत सेल आप नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। नाभिकीय विखंडन, VVI क्वेश्चन, आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है बच्चों? भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो ये हल्के नाभिकों में टूट जाता है और बच्चों ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये पिछले साल क्वेश्चन आया था 2024 में। ठीक है, जैसे यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की गई तो बेरियम और क्रिप्टॉन बना दिया। ठीक है, और 3 न्यूट्रॉन निकल गया बच्चों। ये लगा सतत अभिक्रिया है, फिर ये आकर के अटैक करता है, जो न्यूट्रॉन बन रहा होता है फिर से अटैक करता है, लगातार प्रक्रिया चलती रहती है और भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो यह जो आपका अभिक्रिया बच्चों नाभिकीय विखंडन कहलाता है कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो लगभग समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। मतलब जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो हल्के नाभिक में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इसी के साथ साथ आप नाभिकीय संलयन बता दो, जब दो या दो से अधिक नाभिक आपस में मिलकर के एक भारी नाभिक यानी हल्के नाभिक मिलकर के जब भारी नाभिक बनाते हैं तो नाभिकीय संलयन कहलाता है। लेकिन यहां पर बच्चों ये नाभिकीय विखंडन है कि भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की गई तो हल्के नाभिकों में टूट गया, तो नाभिकीय विखंडन है। और जब दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं बच्चों तो वो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की थी, है ना। इनके किए गए प्रयोग का नाम लिखिए, तो प्रयोग का नाम गाइगर मार्सडन प्रयोग है ना, गाइगर मार्सडन प्रयोग नोट कर लेना, गाइगर मार्सडन का प्रयोग है ना, ये नोट कर लेना, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की, है ना बच्चों। और इसके बाद किए गए प्रयोग का नाम तो गाइगर मार्सडन का प्रयोग है। उन्होंने क्या किया भैया? अल्फा कणों की बौछार की और देखा कि नाभिक से कुछ परमाणु से कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ विचलित हो जाते हैं, कुछ अपने मार्ग पर वापस आ जाते हैं। अधिकांश भाग खोखला था, इस कारण सीधे निकल गए, है ना। थोड़ा आप लोगों को यदि करना ही है तो कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। जैसे बोला भैया ये आपका परमाणु हो गया, इस पर अल्फा कणों की बौछार की गई तो कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए बच्चों, कुछ अल्फा कण मतलब अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए और भैया बहुत कम मात्रा में अल्फा कण वापस आ गए। क्या हो गए बच्चों? वापस आ गए। ठीक है, और ये बीच में प्लस नाभिक माना गया। तो ये रदरफोर्ड का प्रयोग था कि भाई अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकांश भाग खोखला है,
अधिकांश भाग कैसा बच्चों, खोखला है। अधिकांश भाग कैसा है, खोखला। अधिकांश जो भाग है वो खोखला है। खोखला होने के कारण सीधे निकल जाते हैं। अब ये विचलित क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अल्फा जो होता है बच्चों, अल्फा कण धनावेशित होता है। नाभिक में धनावेश है, नाभिक कठोर है, नाभिक में कौन सा आवेश है, धनावेश। नाभिक में धनावेश होने के कारण ये प्रतिकर्षित हो गया। तीसरा नंबर बोला गया कि भाई नाभिक अत्यंत कठोर है। क्या है, कठोर है। संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक पे ही है ना, द्रव्यमान जो है नाभिक पे ही है। ये निष्कर्ष निकला, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान कहा, नाभिक पे है, इस कारण से टकराकर वापस आ गया। ठीक बच्चों, तो ये आप लोग नोट कर लेना, जिनको भी लिखना होगा, सारा चीज नोट्स में रहता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, ओम के नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन भाई 2-2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। बाकी लंबे क्वेश्चन ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हैं, कोई भी टॉपिक पर आप सर्च कर लो, यूट्यूब पे मिल जाएंगे बच्चों। देखो, ओम ने क्या बताया था कि किसी भी चालक के भौतिक अवस्था जैसे लंबाई है ना, आकार में परिवर्तन ना हो, तो उसमें जो बहने वाली जो धारा है बच्चों, बहने वाली जो धारा है उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, यही आपका बच्चों क्या है, ओम का नियम है। ठीक है, एक आपके पास चालक तार है। ठीक है, चालक तार में हमने कहा प्लस माइनस कुंजी। ठीक, तो ये बोला गया कि इनके सिरों के बीच जो विभवांतर लगाएंगे इस पर डिपेंड करेगी इसमें बहने वाली धारा। ठीक है, ये किसने बताया था, ओम ने बताया था। लेकिन कब कंडीशन बताया था, इसके भौतिक आकार में परिवर्तन ना हो, लंबाई में परिवर्तन ना हो, ताप दाब पर आकार और लंबाई में परिवर्तन ना हो, उस स्थिति में चालक में बहने वाली जो धारा है उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। उनके सिरों के बीच, ये सिरा है बच्चों, चालक का सिरा है, इनके बीच कितना विभवांतर है ना, इनके लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। भी बराबर ये हो जाएगा आपका आर आई। इसके दो नियम है बच्चों, मतलब आपके जिनके आधार पर क्वेश्चन आज पूछा गया है कि ओम का नियम है कि ओम का नियम केवल धात्विक चालक के लिए ही सत्य है। दूसरा बच्चों, चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए मतलब लंबाई में, आकार में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन ना हो। ठीक बच्चों, चलिए, ओम का नियम चीजें क्लियर है कि यदि किसी चालक ताप के भौतिक समान ताप दाब पर यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो चालक में बहने वाली जो धारा है उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। और ये लो भैया किरचॉफ के बोल्ट्जमान का नियम। अब इसको थोड़ा समझना अटपटा है। बोल्ट्जमान का नियम जो है बच्चों और किरचॉफ का प्रथम नियम अलग अलग है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, प्रथम नियम कोई बता सकता है? किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम खुले परिपथ के लिए है ना, और जो किरचॉफ का बोल्ट्जमान का नियम है ये बच्चों द्वितीय नियम है ना, और ये एक बंद परिपथ के लिए होता है। अब किरचॉफ के प्रथम नियम बताया गया कि किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे बच्चों यहां पर हम बोल रहे हैं कि दो धाराएं आ रही हैं, ठीक है, 3 धाराएं आ रही हैं और 2 धाराएं निकल रही हैं। जैसे मैं कह देता हूं I1, I2, I3, I4 और I5। अब देखो बच्चों इसमें है क्या कि जितने भी धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होगा। जैसे आपका I1 है, ठीक है, और बच्चों I2 है, ठीक है, I3 है, I4 है और I5 है बराबर 0। जो भी आ रहे हैं अंदर वो प्लस में होंगे। I1 अंदर आ रहा है, I2 अंदर आ रहा है, I3 बाहर जा रहा है माइनस में हो गया, I4 बाहर जा रहा है माइनस में हो गया, I5 अंदर आ रहा प्लस में हो गया। तो बीजगणितीय योग, अब यहां पे प्लस माइनस क्यों लगा दिया आपने? प्लस माइनस इसलिए हमने लगाया कि जो अंदर की ओर जा रहा है यानी उस संधि पर मिल रहा है तो वो आपका बच्चों प्लस में रहेगा, और जो बाहर की ओर जा रहा है वो माइनस में, क्योंकि वो घट रहा है। इससे आपका निकलेगा कि I1 प्लस I2 और प्लस आपका I5 बराबर हो जाएगा बच्चों आपका I3 प्लस I4। ये किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ का पहला नियम जिसे हम संधि का नियम कहते हैं।
इसके बाद बच्चों यदि हम द्वितीय नियम की बात करें तो द्वितीय नियम भी आपको समझा दे रहे हैं और ये सारा चीज हमारे नोट्स में रहता है। जिन बच्चों ने नोट्स लिया है तो उनको पता होगा। द्वितीय नियम हम आपको ये बताते हैं कि एक बंद परिपथ है, एक बंद परिपथ है और एक बंद परिपथ में कितनी धारा बह रही है। एक बंद परिपथ है बच्चों, कितनी धारा बह रही है और उसके संगत प्रतिरोध कितना है, उसका बीजगणितीय योग, उसमें जितना भी विद्युत वाहक बल होगा, विद्युत वाहक बल को हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों। जितना भी विद्युत वाहक बल होगा उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी आपका जो विद्युत वाहक बल ई है, ठीक है, फिर से गड़बड़ हो जाता है यार, विद्युत वाहक बल, सर ई बनाओ ना, ई, ये विद्युत वाहक बल, हम समीशन लगा रहे हैं, बीजगणितीय योग का मतलब होता है समीशन, ठीक है। देखो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम, शॉर्टकट में समझो। किसी भी विद्युत परिपथ में जो बच्चों बहने वाली धारा है और उसके संगत जो प्रतिरोध है उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग है ना। देखो ये अधूरा लिखा हुआ है, किरचॉफ के वोल्टेज का नियम है बच्चों, ये थोड़ा अधूरा है। हालांकि किसी बंद परिपथ के चारों ओर सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ये थोड़ा शॉर्टकट है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि पीपीटी में मैं आपको समझा देता हूं क्या गप कमियां हैं। लेकिन यहां पर बताओ कि किसी भी परिपथ में, यानी एक बंद परिपथ है, एक बंद परिपथ का मतलब जैसे यहां पे एक आपका प्रतिरोध है, इसमें धारा बह रही है, ठीक है, इसमें धारा बह रही है बच्चों, और यहां पर मान लीजिए आपका E1 है ना, और इसमें I धारा बह रही, प्रतिरोध R1 है। अब और इसको हमने जोड़ दिया तो एक और मान लीजिए यहां पर हम कुछ इस प्रकार से एक और प्रतिरोध जोड़ दें, एक और प्रतिरोध जोड़ दें यहां पे, ठीक है, और फिर बच्चों यहां पर एक सेल जोड़ दें, ठीक है, यहां पर एक सेल जोड़ देते हैं ऐसा। अब मान लीजिए यहां का विद्युत वाहक बल E1 है, यहां का विद्युत वाहक बल E2 है। तब बोला गया किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत के प्रतिरोध का जो गुणनफल का बीजगणितीय योग होता है उसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। क्या बोला गया फिर समझना, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें जो विद्युत वाहक बल होता है उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है, नोट कर लेना आप लोग, ये शॉर्टकट में फार्मूला लिख लेना। बच्चे ने गलत कर दिया यहाँ पे टाइपिंग में, कोई बात नहीं है। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं बच्चों। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है और इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो केवल आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा है, प्रभावित करने वाले कारक हम अगले लेक्चर में चर्चा कर लेंगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक क्या है, सेल हम बना रहे हैं, विद्युत अपघटनी सेल, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है। अभी सिर्फ समझो बस, इसको हम बाह्य परिपथ में से धारा लेना चाहते हैं। अब जब यहां पर विद्युत अपघटन होगी तो इस विद्युत अपघट्ट के कारण, इस विद्युत अपघट्ट के कारण जो अवरोध डाला जाएगा, ठीक है, जो अवरोध डाला जाएगा उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और आंतरिक प्रतिरोध का यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों फार्मूला कितना होता है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R E/V-1, ठीक है, जहां E आपका विद्युत वाहक बल, V क्या है, विभव है बच्चों, R क्या है आपका, है ना, चालक तार का प्रतिरोध है जो बाहर होगा, और R जो है आंतरिक प्रतिरोध है। देखो जब किसी सेल में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट है, ठीक है, उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उसे उस सेल का क्या कहते हैं बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, उसे उस सेल का क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मतलब आपको समझ में आ गया कि जैसे हमारे पास कोई सेल है और सेल में हम जब धारा बहाएंगे तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी, तो विद्युत अपघट्ट के आयन जो अवरोध डालेंगे उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं।